नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की हो रही है वापसी, हमारी लीड स्टोरी। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों में से 200 की वापसी हो रही है और अब इनका क्या होगा, देखिएगा रिपोर्ट। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे एनडीटीवी की खास बातचीत बिल गेट्स के साथ। स्कूल में आम बच्चों से कैसे थे बिल गेट्स अलग, और अब डोनाल्ड ट्रंप कौन सी एजेंसी बंद करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे जापान की एक तस्वीर। जापान में एक इलाके में 4 फुट तक बर्फबारी हुई है और एक बहुत ही दिलचस्प खबर, एक वायलिन जो 1 अरब 56 करोड़ में बिक सकता है। तो सबसे पहले लीड स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजने में लगे हुए हैं। भारत के लिए भी 200 से ज्यादा लोग रवाना कर दिए गए हैं। इनके बारे में कोई भी सरकारी तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन खबर है कि ये लोग सैनिक विमान में लौट रहे हैं और 24 घंटों में वो भारत की जमीन पर पहुंचेंगे। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक बड़ा प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर लोगों को उनके देश वापस भेजने की ट्रंप की योजना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। लेकिन ट्रंप को इससे कोई मतलब नहीं। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो पनामा के दौरे पर गए तो हवाई अड्डे पहुंच गए उस विमान का मुआयना करने जिससे 43 लोगों को उनके देश कोलंबिया भेजा जा रहा था, जो अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। ग्वाटेमाला के लोग भी कुछ दिन पहले वापस भेजे गए हैं। भारत के भी 205 लोगों को अमेरिकी सेना के C-17 मालवाहक विमान में बिठाकर वापस भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक ये विमान टेक्सास से उड़ा है, रास्ते में सऊदी अरब रुकेगा, उसके बाद मुंबई आने की बात है। फिर इन लोगों को अमृतसर लाया जाएगा। इसमें पूरा 1 दिन लगेगा। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो एजेंट के जरिए जाते हैं। आमतौर पर ऐसे ज्यादातर एजेंट एक बैच में 100-150 लोगों से पैसा लेकर उनको यूएई भेजकर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाते हैं। एजेंट इनसे 30 लाख से लेकर 80 लाख तक वसूलते हैं। शुरुआत दिल्ली या मुंबई से होती है। आमतौर पर पहले यूएई ले जाया जाता है, फिर वहां से वेनेजुएला, निकारागुआ और ग्वाटेमाला जैसे कुछ देशों को। उसके बाद ये लोग अमेरिका मेक्सिको की सीमा पर पहुंचते हैं और फिर अमेरिका में घुसने की कोशिश होती है, जो कई बार हफ्तों और महीनों तक चलती है। मोटा खर्च करने के बाद भी परेशानियां झेलकर गए और परेशानियां झेलकर देश लौट रहे हैं ये लोग। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत लौटकर इनके दुखों का अंत होगा? क्या भारत में भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है और क्या इसके लिए कोई कानून देश में है? तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस पर कुछ प्रतिक्रिया। तो वापस आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर वो यहाँ से कोई कानून तोड़ के गए हों या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला यहाँ पे अभी विचाराधीन है या अभी लंबित है, तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो लोग भारत से कनाडा के रास्ते, मेक्सिको के रास्ते या किसी और देश के रास्ते भी अगर वो अमेरिका में गए हैं, तब भी उनके ऊपर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या जो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, वो अमेरिका के खिलाफ किया है, भारत के खिलाफ नहीं किया। ट्रंप का टैरिफ वॉर कुछ दिनों के लिए ही सही थमा है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आज रात से कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर
25% ज़्यादा टैरिफ लगाया जाना था, लेकिन एकदम आखिरी समय पर ट्रंप ने एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किया है, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर आगे 30 दिनों तक नए टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। राहत की सांस ली होगी मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबॉम ने। पनामा नहर पर ट्रंप ने फिर ऐलान किया है, फिलहाल 30 दिनों तक 25% अतिरिक्त लगने वाले टैरिफ पर रोक लगा दी गई है। नशे की तस्करी रोकने के लिए अमेरिका से लगती अपनी उत्तरी सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती का वादा उन्होंने ट्रंप से किया है और बदले में अमेरिका भारी भरकम हथियार मेक्सिको की तरफ नहीं जाने देगा। कुछ ऐसी ही राहत कनाडा को भी मिल गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप से बातचीत के बाद बताया कि 30 दिनों के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ को टाल दिया गया है। बदले में कनाडा अपनी सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करेगा, नशे के सौदागरों को आतंकवादी संगठन घोषित करेगा और अमेरिका के साथ मिलकर टास्क फोर्स बनाएगा। लेकिन चीन चुप नहीं बैठा है। उसने 10 फरवरी से कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब अमेरिका से आने वाले कोयले और एलएनजी पर 15% टैक्स और लगेगा। कच्चा तेल, खेती के काम में आने वाली मशीनें, बड़ी गाड़ियों पर भी 10% और टैक्स लगेगा। साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का खतरा फिलहाल मेक्सिको और कनाडा से तो टल गया है, लेकिन लगता है कि चीन के साथ नई जंग की शुरुआत हो गई है। टैरिफ का जवाब टैरिफ नहीं होता, ये कल शेयर बाजारों ने बता दिया था। तो टैरिफ वॉर जो है उससे परेशानियां तो अमेरिका के लोगों को भी होंगी। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह बता रहे हैं इन परेशानियों के बारे में और ये कौन कौन से सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैक्स को 1 महीने के लिए टाल दिया है, लेकिन अगर मेक्सिको और कनाडा ने अवैध प्रवासी और नशीली दवाओं पर नियंत्रण के लिए ट्रंप की इच्छानुसार काम नहीं किया और बात फिर बिगड़ी और ट्रंप ने फिर 25% टैक्स लगाया 30 दिनों के बाद, तो इसका खामियाजा अमेरिका और यहाँ की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो अमेरिकी कार महंगी होगी। अमेरिका में गाड़ियों की असेंबलिंग होने से पहले इसके कलपुर्जों को कई बार कनाडा और मेक्सिको की सीमा से गुजरना पड़ता है। ऐसे में इन पर टैरिफ बढ़ने से एक कार की कीमत करीब 3,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकती है। यह टीडी इकोनॉमिक्स का अनुमान है। कनाडा अमेरिका का कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह अमेरिका को करीब 60% तेल देता है। ऊर्जा उत्पादों पर हालांकि ट्रंप ने 10% टैक्स की ही बात की है, लेकिन अगर यह भी लगा तो अमेरिकियों को तेल पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। कनाडा से आने वाले सामानों में लकड़ी, स्टील, अनाज और टमाटर जैसी रोजमर्रे की जरूरत की चीज भी शामिल है। स्टील और लकड़ी महंगी होने से घर बनाना अमेरिका में महंगा होगा। अनाज और टमाटर की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि होगी। मेक्सिको से अमेरिका फल, सब्जी, विस्की और बियर जैसी चीजें भी आती हैं, ये भी महंगी होंगी। इतना ही नहीं, डिलीवरी ट्रक, इंसुलेटेड वायर, कंप्यूटर जैसी चीजें भी मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका आती हैं। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से कंपनियां जो हैं उसे अपनी जेब से तो भरेंगी नहीं, तो टैक्स बढ़ाकर ट्रंप बेशक मेक्सिको और कनाडा को सजा देना चाहते हों, लेकिन अंत में पिसेगी अमेरिकी जनता ही। टैरिफ वॉर को लेकर दुनिया पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अगर ये युद्ध शुरू हो गया तो इसका असर दुनिया पर भी होगा। इस बारे में हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी ने बात की है सऊदी अरब के उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री इब्राहिम अल खुराइफ से। How does the present globalized trade world exist when there are trade wars happening? Again, I think it's a very complicated situation. I'm a great believer that policy of protection and barriers is not the right direction. Nevertheless, I think it's very important to focus on fair competition. This is really what we believe in Saudi, and today the way we have been able to be successful in some of the products that we export, even outside, our oil and petrochemical, it's because of our competitiveness.
तो एक दुविधा है और एक जटिल सिचुएशन है। और इधर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जब छठी क्लास में थे तब उनको पता चला कि वो आम बच्चों से कुछ अलग हैं। कैसे अलग थे वो? हमारे सहयोगी विष्णु सोम के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि क्या है ये कहानी। When did you realize that your brain, you function differently in a more intense manner? Well, I knew there was something different. I give the example that they asked us in sixth grade to write a report, and I picked a small United States state called Delaware. You know, I ended up turning in a 200-page report, and the other kids were turning in 5 to 10-page reports. Yeah. And I was kind of embarrassed. Wow, you know, did I go nuts over this thing? And you know, teachers were always a little confounded at where I was so capable and also yet so distracted. You know, I literally had teachers at one stage say to me, we should skip you ahead 1 or 2 grades. Yeah. Or a teacher say, no, we should hold you back so you can be more mature. And I certainly, my social skills, particularly with people my own age, other than a few nerdy boys like me, were very slow to develop. And so I had, you know, the advantages of kind of that intense focus, but some of the deficits as well. And, you know, it befuddled my parents and teachers a little bit. और दिखाते हैं अब आपको खबरें दुनिया के कोने कोने से। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के कर्मचारियों को वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय न जाने के लिए कहा गया है। एलॉन मस्क के इस ऐलान के बाद कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संस्था को बंद करने पर सहमत हो गए हैं, इस बारे में नोटिस जारी किया गया है। यूएसएड पहले से ही मस्क, ट्रंप और कुछ रिपब्लिकन सेनेटरों के निशाने पर रही है। इस संस्था के जरिए 120 देशों में मानवीय मदद, विकास और सुरक्षा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हथियारों से लैस हैती के अपराधी गिरोहों ने पोर्ट ओ प्रिंस में उस इलाके में हमला किया जिसमें देश के कई नेता और कारोबारी रहते हैं। अभी तक ये इलाका इन गिरोहों की पहुंच से दूर माना जाता था। इस हमले में 40 लोग मारे गए हैं। एक पीड़ित के मुताबिक गैंग वाले एक घर में जाकर फायरिंग कर रहे थे। जो लोग मारे गए हैं उनमें पास्टर, शिक्षक और बच्चे हैं। मरने वालों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत से इलाके में अब तक सरकारी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। पोर्ट ओ प्रिंस के तकरीबन 85% इलाके पर अपराधी गिरोहों का कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि ये गिरोह जल्द ही पूरी राजधानी पर कब्जा कर सकते हैं। और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद अहमद अल शरा उम्रा के लिए मक्का पहुंचे हैं। मक्का जाने से पहले वो जद्दा गए और इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ आपसी रिश्तों और इलाके में शांति के मुद्दों पर बात की है। और दिखाते हैं अब आपको आज का एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो। सदबी इस शुक्रवार को एक स्ट्रैडिवेरियस वायलिन की नीलामी करने वाली है और ये उम्मीद है कि ये वायलिन 1 करोड़ 20 लाख डॉलर से 1 करोड़ 80 लाख डॉलर के बीच बिक सकता है। ये वायलिन बॉस्टन की न्यू इंग्लैंड कंजर्वेटरी में अभी रखा हुआ है। इससे मिली रकम को छात्रों को स्कॉलरशिप देने में खर्च किया जाएगा। इसे 1714 में मशहूर वायलिन निर्माता एंटोनियो स्ट्रैडिवारी ने बनाया था और 19वीं सदी में ये वायलिन वादक जोसेफ जोआकिम के पास रहा, इसलिए इसकी इतनी कीमत है या फिर ये इतना ज़्यादा अनमोल है। और जापान के उत्तरी इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओबिहिरो शहर में 12 घंटों के दौरान 4 फुट तक बर्फ पड़ी है। जापान एयरलाइंस की अब तक की 80 उड़ानों को रद्द किया गया है, जिससे 4100 मुसाफिरों को परेशान होना पड़ा। आने वाले दिनों में भी ये बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं।
एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।